डीएनए मित्रों, अब हम सनातन विरोधियों के सामने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के सरेंडर का विश्लेषण करेंगे। देश के एक हिस्से में सनातन और ब्राह्मणों के नाम पर नफरत फैलाने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। डीएमके, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता मानो आपस में होड़ कर रहे हैं कि कौन सनातन के खिलाफ ज्यादा विष वमन करेगा और कौन ब्राह्मणों के लिए अधिक अपशब्द बोलकर समाज में विद्वेष फैलाएगा। तमिलनाडु में डीएमके के बाद अब कांग्रेस के एक नेता ने भी सनातन को खत्म करने की बात कही है। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने ब्राह्मण समाज को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है। इसके बाद इस पूरे मामले पर विवाद शुरू हो गया है। जाति और धर्म को लेकर बढ़ते विवादों के बीच तमिलनाडु के सीएम विजय ने कुंठा क्लब के एजेंडे के सामने पहले ही दिन सरेंडर कर दिया। मित्रों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि राष्ट्र की एकता नफरत से नहीं, विश्वास और सहयोग से बनती है। लेकिन जो पार्टी सरदार पटेल की विरासत की दावेदारी करती है, उसी कांग्रेस के नेता ये बात नहीं मानते। अगर मानते तो तमिलनाडु में कांग्रेस के नेता JMH आसन मौलाना तमिलनाडु में सनातन के खत्म होने की बात नहीं करते। कांग्रेस नेता आसन मौलाना ने कहा कि तमिलनाडु कभी भी सनातन धर्म को स्वीकार नहीं करेगा। सनातन धर्म तमिलनाडु में पहले ही खत्म हो चुका है। मित्रों, कांग्रेस के नेता ने उसी बयान को आगे बढ़ाया जो तमिलनाडु की विधानसभा में खड़े होकर डीएमके के नेता और MK स्टालिन के सुपुत्र उदयनिधि ने कहा। हम आपको सुनाते हैं उदयनिधि ने सीएम विजय को संबोधित करते हुए विधानसभा में क्या कहा। सनातन धर्म लोगों को बांटता है। सनातनम निश्चयम ओलिकप्पड वेंडुम। इसका समूल नाश होना चाहिए। सुना आपने, सूबे में डीएमके की सरकार चली गई, फिर भी उदयनिधि सनातन के नाश की कामना कर रहे हैं। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब वो संवैधानिक पद पर बैठकर सनातन के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो। पहले भी वो सनातन की तुलना बीमारियों से कर चुके हैं। ये अलग बात है कि माताजी, जिनका नाम दुर्गा स्टालिन है, वो खुद मूर्ति पूजक सनातनी है, मंदिर मंदिर घूमकर पूजा करती हैं। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी हैं जिसमें दुर्गा स्टालिन पूजा करती हैं और प्रसाद ग्रहण करती दिखाई दे रही हैं। सोचिए, जो दुर्गा स्टालिन मंदिर में शीश नवाकर आशीर्वाद ले रही हैं, उन्हीं के बेटे सनातन के नाश की कामना कर रहे हैं। मित्रों, उदयनिधि के इसी पाखंड की वजह से उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सड़क पर उतरकर सनातनी उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनसे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। मित्रों, 2011 की जनगणना के मुताबिक तमिलनाडु में 87% से ज्यादा हिंदू हैं। 294 सीटों वाली विधानसभा में 90% से ज्यादा सनातनी पृष्ठभूमि वाले विधायक हैं। ओबीसी, दलित और अन्य हिंदू समुदायों का प्रतिनिधित्व ज्यादा है। यह अलग बात है कि डीएमके द्रविड़ राजनीति करती है। द्रविड़ विचारधारा और सामाजिक न्याय की नीति के नाम पर राजनीति करने वाली डीएमके के कई नेता खुद को सनातनी नहीं कहते, और वो खुद को सनातनी इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि उन्हें सनातन को नीचा दिखाकर वोट लेना है। आज जब इस मुद्दे पर चौतरफा विरोध शुरू हुआ तो डीएमके के एक नेता ने इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी कर लिया। डीएमके इज फॉर दिस अगेंस्ट सनातन धर्म। डीएमके सनातन के खिलाफ है। इस पार्टी की शुरुआत 1916 में जस्टिस पार्टी के रूप में हुई थी। तब से ही उन्होंने इसी रास्ते और नीति का पालन किया। इसके बाद जब डीएमके आई, तब भी हम इसी नीति को आगे बढ़ाते रहे। हम कई बार चुनाव जीते, कई बार हारे भी। यह राजनीतिक मामला है, वैचारिक नहीं। सुना आपने, वैचारिक मामला नहीं, राजनीतिक मामला है। वैसे भी अटल बिहारी वाजपेयी बरसों पहले कह गए थे कि जो किसी धर्म को नहीं मानता वो भी हिंदू ही होता है। और उदयनिधि हो या डीएमके के नेता, वो तो जन्म से सनातनी ही है। डीएमके के इस पाखंड को हराकर सत्ता में आए मुख्यमंत्री विजय को शपथ लिए आज चौथा दिन हुआ और 4 दिन में ही उन्हें सनातन विरोधियों के सामने सरेंडर करना पड़ा। सीएम विजय ने अपने ज्योतिष राघवन पंडित वेट्रीवल को अपना विशेष कार्य अधिकारी यानी OSD नियुक्त किया था। जैसे ही एक ज्योतिषी को OSD बनाने की खबर सामने आई, वैसे ही कुंठा क्लब में खलबली मच गई। कुंठा क्लब के तमाम एलीट क्लास के सदस्य जो एक दिन पहले तक मुख्यमंत्री विजय को अपनी धर्मनिरपेक्षता का रोल मॉडल बताने में जुटे थे, वही अचानक उनके खिलाफ बोलने लगे। सरकार में शामिल लेफ्ट पार्टियों ने भी इसका विरोध किया और 24 घंटे के भीतर ही नए सीएम ने मानो सरेंडर कर दिया। ज्योतिष राघवन पंडित वेट्रीवल को OSD पद से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, आज फ्लोर टेस्ट करने के बाद विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री विजय ने यह भी ऐलान कर दिया कि उनकी सरकार अल्पसंख्यकों की सरकार है।
எந்த அணியும் இல்லாமல் अगर कुछ लोग इसे अल्पसंख्यक सरकार के रूप में देखते हैं तो जी हाँ, हम स्वयं यही कह रहे हैं। यह अल्पसंख्यकों की सरकार है। यह सरकार धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होकर कार्य करेगी। जन कल्याण ही हमारी एकमात्र प्राथमिकता है। தேர்தல்கள் வாயிலாக मित्रों, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों पर ही सक्रिय नजर आ रहे हैं। लेकिन दोनों की नीति और नियत में बड़ा फर्क दिखाई देता है। फर्क यह है कि सीएम विजय ने तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के सामने पहले ही टेस्ट में सरेंडर कर दिया, जबकि दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शुभेंदु तुष्टीकरण को राजनीतिक कवच बनाकर वर्षों से चल रहे मजहबी एजेंडे और अवैध व्यवस्थाओं पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। जहां एक सरकार वोट बैंक के दबाव में समझौता करती दिख रही है, वहीं शुभेंदु सरकार कानून और व्यवस्था के नाम पर सख्त कार्रवाई का संदेश दे रही है। कोलकाता में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। मस्जिद के बगल में बनी एक अवैध इमारत पर आज सेंट्रल फोर्स की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। कल इसी इमारत में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। जांच के दौरान पता चला कि यह इमारत अवैध रूप से बनाई गई, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन शुरू कर दिया। अब हम आपको दिखाते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई के दौरान किस तरह विरोध प्रदर्शन हुआ। जेसीबी के लेकर यहाँ तोड़ने का काम चल रहा है। इस बिल्डिंग पे कल घटित अग्नि जिसमें दोनों का मौत हो चुका था एवं जो सामने आया जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है या कोई परमिशन नहीं था फैक्ट्री बनाने के लिए चलाने के लिए, इसके लिए कलकत्ता पुलिस और सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय करके अभी डिमोलिशन का काम चल रहा है। और आज ही चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने बोला है कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन शहर में नहीं रहेगा और जिस सबके ऊपर कार्रवाई होगा। डीएनए मित्रों, हमारे एक डीएनए मित्र हैं फागुन शाह, उन्होंने एक्स पर हमें लिखा है कि आज के डीएनए में टोटल 40 करोड़ कारें बताई गई हैं और इलेक्ट्रिक कार 85 करोड़। वो कह रहे हैं वो थोड़े से कंफ्यूज है, मैं थोड़ा क्लैरिटी कर देता हूं। देश में कुल 40 करोड़ गाड़ियां हैं और 85 लाख इलेक्ट्रिक वाहन हैं।